Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good evening to everyone. आज आइए फ्रेंड्स, आपका टाइम हो चुका है। यहाँ पर हम क्लास करने वाले हैं। आप लोग की इसके पहले की जो क्लास थी वो 8 PM पर हुई थी। ध्यान से, आराम से हर एक चीज़ को समझते हुए चलिए। आज चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास की, जहाँ पर हम आपका पेपर 1 डिस्कस करेंगे। पेपर 1 आपका वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा है, जिसमें एक टॉपिक है आदर्शवाद। आदर्शवाद के बारे में इसके बीच के चैप्टर्स के पहले, मतलब इस चैप्टर के पहले, ये एक नया चैप्टर है जो शुरू हो रहा है, स्टार्ट में कर रही हूँ। इसके पहले आपको हंटर कमीशन, भारतीय शिक्षा आयोग, कोठारी कमीशन और निस्पंदन का सिद्धांत, ऐसे कुछ ऐसे और भी थ्योरी है जो इस चैप्टर में, यानी कि इस बुक में भी है और आपका जो पेपर 2 है उसमें भी है। तो मैं वो यहाँ पर नहीं करवाऊँगी, मैं आपको वो सारे टॉपिक पेपर 2 में करवाऊँगी। तो दोनों एक ही है, दोनों सेम टू सेम है, दोनों के एक ही टॉपिक के क्वेश्चन दोनों किताबों में आते हैं, दोनों पेपरों में आते हैं। इसलिए आप पेपर 2 में पढ़िएगा और हम यहाँ पर जो चैप्टर आगे की यूनिट है इस बुक में उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमको बहुत ही क्लियर बता दें, एक ही टॉपिक को दोनों जगह पढ़ाना टाइम वेस्ट करना होगा, इसलिए वो मैं आपको पेपर 2 में पढ़ा दूँगी और उसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। इसीलिए मैं आदर्शवाद को डायरेक्ट पढ़ा रही हूँ। नहीं तो आप कहेंगे मैम अभी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, कोठारी कमीशन, शिमला शिक्षा सम्मेलन की सारी चीज़ें बची हुई है। तो फ्रेंड्स उसको मैं आपको पेपर 2 में पढ़वाऊँगी, ठीक है, पढ़ाऊँगी। क्लियर है? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास के। आप जुड़े हैं शानी क्लास साथ, मैं हूँ शानी, सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कि आदर्शवाद क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, सिद्धांत क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं, उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज की इस क्लास में। काफ़ी सारे प्रश्न भी बनते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले है आदर्शवाद का अर्थ। आदर्शवाद का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ आइडियलिज्म, ये क्या होता है। तो यहाँ पर इनके बारे में जानना है, क्योंकि हमसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछा जाता है कि आदर्शवाद किसे कहते हैं या आदर्शवाद क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं। तो उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी होगी। चलिए जानते हैं आदर्शवाद का अर्थ क्या है। आखिर ये जो आदर्शवाद के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं ये क्या चीज़ें हैं जिन्हें हम यहाँ पर जानेंगे। तो आदर्शवाद को इंग्लिश की अगर लैंग्वेज में कहें तो आइडियलिज्म शब्द से बना है। ये आइडियलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो कि आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेगा और उसमें कभी कभी ये आदर्शवाद का इंग्लिश भाषा में क्या रूप है उसको हमसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आदर्शवाद को अंग्रेजी भाषा के आइडियलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जहाँ पर हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं और समझते हैं और पढ़ते हैं। आइडियलिज्म जो यहाँ पर है, इस शब्द की उत्पत्ति प्लेटो के इस आध्यात्मिक सिद्धांत के अंतिम वास्तविकता में विचार या आदर्शवाद शामिल किया गया है। मतलब ये जो उत्पत्ति हुई है इसमें कह सकते हैं कि काफ़ी लोगों ने अपने विचार को प्रकट किया। और इस जैसे होता है ना कि जैन धर्म के अनुयायी एक जैसे होते हैं, मतलब मानने वाले हैं। बौद्ध धर्म भी आज भी है, लोग जो जैनिज्म है वो जैन को मानते हैं, जो हिंदू हिंदुओं को मानते हैं। अलग अलग धर्म में मतलब मानने वाले लोग होते हैं। वैसे ही आइडियलिज्म में भी ऐसा ही है कि इनको फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो आइडियल शब्द की उत्पत्ति प्लेटो के आध्यात्मिक सिद्धांत से हुई। प्लेटो का सिद्धांत आध्यात्मिक सिद्धांत से हुई है, जिसमें अंतिम विश्वास वास्तविकता में विचार या आदर्शवाद ही शामिल होता है, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा सा ये जो टॉपिक यहाँ पर इंग्लिश में मीनिंग है, ये एक क्वेश्चन आपको बनाएगा, ये ध्यान रखना है। आगे इनके बारे में आदर्शवाद का विचार मत है कि यह जो भौतिक संसार दृष्टिगोचर होता है, मतलब आदर्शवाद के जो आइडियलिज्म टाइप के थिंकर हैं या जो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं या मानते हैं, वो लोग ये बात बोलते हैं कि जो भी है, जो कुछ भी चीज़ें हैं भौतिक संसार में जो हमें आज हमारी आंखों से दिख रही हैं, वो कह सकते हैं कि यार दृष्टिगोचर होती हैं जो चीज़ें, वो वास्तविक नहीं हैं। सब बात को बहुत समझिएगा, बहुत बेसिक सी, बहुत छोटी सी बात है। इन लोगों में अलग अलग चीज़ें हैं। इनका मतलब एक प्रकार से ये कहना है कि ये पूरी जो थ्योरी है आइडियलिज्म की, ये जो भी लोग प्लेटो के विचारधारा के हिसाब से उनके द्वारा ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो इन्होंने कहा है कि वास्तविकता नहीं है, बल्कि वह तो मानसिक जगत और विचार जगत की अभिव्यक्ति का साकार रूप है। मतलब ये कहना होता है कि भौतिक जगत की अगर हम बात करते हैं तो भौतिक जगत की अपेक्षा अधिक महान है, क्योंकि यह जगत के सत्य हैं और बहुत सारी चीज़ें इसमें नासवान और असत्य हैं। जैसे हम बहुत सारी चीज़ों की बातें करते हैं, ऐसा होता है, ऐसे नियम है, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ती है। तो यहाँ पे आदर्शवाद का विचार मत ये है कि जो है या जो कुछ भी है भौतिक संसार दृष्टिगोचर होता है, हमें दिखता है, वो वास्तविकता नहीं होती, बल्कि वह मानसिक जगत एक मन की वहम या मन की चीज़ें हैं जो एक साकार रूप में देखने को मिलती हैं। आदर्शवादियों का विचार है कि जिस प्रकार भौतिकवाद का संसार का आधार बना हुआ है,
पदार्थ जो पदार्थों को मानते हैं, सब्सटेंस को मानते हैं, उसी प्रकार आदर्शवाद संसार का आधार मन को मानता है। जैसे हम लोग सामान को देखते हैं, कोई पदार्थ है या उससे कहाँ पर किस तरीके से बना है, हम उसको वहीं से ओरिजिनेशन मानते हैं, कोई चीज़ किस चीज़ों से मिलकर बनी हुई वो चीज़। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो ये सारी चीज़ें मन के मानने के ऊपर है। तो ये स्पष्ट होता है कि आदर्शवाद का तात्पर्य उस दर्शन या विचारधारा से है जो मन और उसकी क्रियाओं से संचालित है, जैसे विचार है, चेतना है, तर्क है, प्रत्यय है, अनुभव है, आदर्श आदि है। वास्तविक सत्ता मानती है, तदनुकूल अंतिम शक्ति आध्यात्मिक ही होती है। ठीक है, इनके बारे में हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज़्यादा आता है। इनको फॉलो करने वाले जो कुछ लोग हैं उनके नाम हमसे आते हैं और हमसे एक दो मतलब जो है बुक्स के भी नेम पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बाकी हमें इनसे इनकी जो विचारधारा रहती है और एक आध दो पॉइंट और है वो बताऊंगी आगे चल के, तो उनसे प्रश्न हमसे डायरेक्टली पूछा जाता है, हम उतना ही वहाँ पर आंसर राइट करते हैं। बात कर लेते हैं एक दो परिभाषा की। तो रोजन के अनुसार एक परिभाषा है कि आदर्शवादियों का विश्वास है, जो आदर्शवाद को जो आइडल को फॉलो करते हैं वो कहते हैं कि विश्वास के ब्रह्मा विश्व, इनका विश्वास है, ये मानना है इनका कि ब्रह्मांड की अपनी बुद्धि और इच्छा सब भौतिक वस्तुओं को उनके पीछे विद्यमान मन द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। मतलब ये कहते हैं जितनी भी चीज़ें हैं या जितनी चीज़ें बनी हुई हैं उनको हम अपनी इंटेलिजेंस अपनी शक्ति से भौतिक वस्तुओं को उनके पीछे का जो चीज़ें बनाने का एक मन है उसको प्रकट कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल ये ध्यान रखना है कि मन इसमें काफ़ी सर्वोपरि है, मन के मानने से की चीज़ें इसमें हो रही हैं। दूसरा हॉर्न है, उन्होंने बोला कि आदर्शवादी का मतलब क्या है कि ब्रह्मांड बुद्धि इच्छा की अभिव्यक्ति है, ये विश्व की स्थायी तत्वों की प्रकृति मानसिक, विश्व में जो भी क्या चीज़ें अवेलेबल हैं वो मानसिक है, आप मानो तो है नहीं तो नहीं, और भौतिकता की बुद्धि के द्वारा इसको हम व्याख्या दे देते हैं और जो अपनी बौद्धिकता से अपनी इंटेलिजेंस के द्वारा उसको एक नाम दे देते हैं। और नहीं तो ये कहते हैं ना कि संसार में जितनी भौतिक वस्तु है नश्वर है, यही कहा जाता है ना कि भगवान के मतलब अपने से प्रेम करो और चीज़ों को देखो, सामान के लोभी मत, मटेरियलिस्टिक मत बनो। बहुत सारे लोग होते हैं सामान के लोभी होते हैं चीज़ों के, तो वही बोला जाता है कि ये नश्वर है, ये कुछ भी नहीं है, इंसान नंगा आया नंगा ही मर जाएगा, कहा जाता है ना। तो सेम चीज़ चाहे वो किसी के लिए भी अप्लाई हो। तो इनका कहना है कि जो सामान या जो चीज़ें हैं जो वास्तविकता दिख रही है वो एक वहम है, वो एग्जैक्टली नहीं, वो हमारे मन के ऊपर डिपेंड होती है कि हम उसको क्या लेकर चल रहे हैं या मान रहे हैं। तो ये अलग अलग परिभाषाएं हैं। उसके बाद जेम्स एस रॉस ने भी कहा है आदर्शवाद के अनेक रूप हैं। जी हाँ, इनके देखने के लिए मानने के लिए बहुत सारे रूप है, लेकिन सबका सार ये है कि मन और आत्मा ही है जगत का पदार्थ और मानसिक स्वरूप वास्तविक सत्य। मतलब जो आपको दिख रहा है, जो चीज़ें हैं या कुछ भी अगर सर्वोपरि है, कोई सबसे बड़ा है तो वो आपका मन है, वो आपकी आत्मा है। इसमें सबसे ज़्यादा होता है ना कि हम सबसे बलवान है, दो पक्ष की लड़ाई हो रही है, हम आपसे मजबूत है। कुछ इसी तरीके से जो है आइडियल्स में भी आदर्शवाद में भी देखने को मिलता है कि इनके जो अनुयायी हैं या इनको जो फॉलो कर रहे हैं, जो बनाए हैं, उनका हर चीज़ में अगर कुछ प्रकट करना है, कोई चीज़ सिद्ध करनी है तो इनका ही सबसे अच्छा है। और ये हमेशा मन और आत्मा पे ही डिपेंड रहते हैं, मन और आत्मा से ही संबंधित सारी बातें कहते हैं। तो आदर्शवाद का मतलब क्या है? मनों का विज्ञान। एक आदर्शवाद में हम जहाँ पे आत्मा के बारे में, आत्मा सर्वोपरि, आत्मा बड़ी है, इस तरीके से ऐसी सत्ता पे काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इनके प्रमुख सिद्धांत, ये सिद्धांत आते हैं, लिखने को आएगा आदर्शवाद के कोई प्रमुख 2 सिद्धांत बताइए, कोई 3 सिद्धांत बताइए। तो इस तरीके से आपको 5-6 पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, आप इसमें से 2 से 3 याद रखिए तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो आदर्शवाद के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उसमें पहला सिद्धांत है कि वास्तविक जगत मानसिक एवं अध्यात्म। जो वास्तविक जगत आपको रियलिटी में दिखता है, जो चीज़ें हैं वो आपके मन और अध्यात्म से रिलेटेड हैं, पहला। दूसरा है सच्ची वास्तविकता। अगर सच्ची वास्तविकता कुछ है भी तो वो अध्यात्म है। ठीक है, वो क्या है? वो अध्यात्म है, वो मन है, वो माइंड है। आदर्शवाद का मनुष्य में विश्वास है क्योंकि वह चिंतन तर्क बुद्धि के विशेष गुणों से प्रयोग। जो आदर्शवाद के बारे में चीज़ें हैं और लोग उससे विश्वास करते हैं या उनको मानते हैं, वो क्योंकि उनमें चिंतन करने की, उनमें तर्क करने की, अपनी बुद्धि के विशेष गुण ऐसे होते हैं, उनसे वो परिपूर्ण होते हैं, जिसकी वजह से इनको फॉलो करते हैं। ये बात इसमें लिखी हुई है। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट है, जो कुछ मन संसार को देता है केवल वही वास्तविकता है। और अगर से कहिए कि संसार में इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं और वो रियल हैं, तो वो नहीं है। रियल से वही चीज़ें हैं जिसको मन कह रहा है, जिसको आपका मन रूपी संसार कह रहा है कि हाँ ये चीज़ें हैं, उसके लिए यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद 5वां पॉइंट है, ज्ञान का सर्वोच्च रूप अंतर्दृष्टि है एवं आत्मा का ज्ञान सर्वोच्च है। जो ज्ञान का एक सर्वोच्च रूप है, जो बड़ा रूप है, सर्वाधिक है, बड़ा है, वो अंतर्दृष्ट है, और आत्मा का जो ज्ञान है वो सर्वोच्च है।
छठा पॉइंट कहता है सत्यम शिवम सुंदरम के तीनों शाश्वत मूल, सत्यम शिवम सुंदरम के जो तीनों शाश्वत मूल हैं, जिनकी वैल्यू है, वो जीवन में उनकी प्राप्ति करना अत्यंत आवश्यक है। हमको सत्य के, सत्यम शिवम सुंदरम तीनों को जो रास्ता है, जिस रास्ते में उनको पा सकते हैं, समझ सकते हैं, ले सकते हैं, उनको ग्रहण करने के रास्ते पे चलना चाहिए। सातवां आपका सिद्धांत है कि इंद्रियों की सच्ची वास्तविकता को नहीं जाना जा सकता। जो इंद्रियों की सच्ची वास्तविकता है, जो ये कहते हैं कि इंद्रियां काफ़ी प्रबल और बड़ी होती हैं, उसकी रियलिटी को हम नहीं जान सकते हैं। आठवां पॉइंट है प्रकृति की दिखाई देने वाली आत्मा निर्भरता भ्रमपूर्ण है। जो हमें प्रकृति में इतना कुछ दिखता है, हम उसके लोभी हो जाते हैं या हम उसको पाने की चेष्टा रखते हैं, सिर्फ ये चीज़ होती हैं, वो आपके आत्म की निर्भरता पे भ्रमण। अगर आपने उसको सीरियसली लिया है तो ठीक है, नहीं तो वो आपके मन की एक भ्रमण है। मतलब आपने भ्रम में सोचा है कि हाँ चलो ठीक, कोई बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद 9 पॉइंट है ईश्वर मन से संबंधित है। ईश्वर जो होता है वो मन से रिलेटेड होता है, ऐसा इनका कहना है, इसीलिए इनका मन और आत्मा सर्वोपरि है, सबसे बड़ी भी है। 10th इनका सिद्धांत है भौतिक और प्राकृतिक संसार में, जिसे विज्ञान जानता है वास्तविकता की अपूर्ण अभिव्यक्ति है। जो लोग जो भौतिक पे, फिजिकल पे, जो सांसारिक चीज़ों पे जो डॉक्टर विज्ञान मानता है, ये उसको नश्वर मानता है कि कुछ भी नहीं है, इसको अव्यक्त करना ही अपूर्ण, हम इसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं। 11th पॉइंट कहता है परम मन में जो कुछ विद्यमान है वही सत्य है। इन्होंने कहा है कि जो कुछ आपके मन में आ रहा है, जो कुछ आपके हृदय में आ रहा है, जो कुछ आपकी आत्मा में आ रहा है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो रहा है, ऐसा कोई चीज़ें हैं, तो हाँ वही सत्य है, अर्थात इसके अलावा अगर कोई चीज़ है तो वो नश्वर के बराबर है। 12वां पॉइंट आपसे कहता है विचार, ज्ञान, कला, नैतिकता और धर्म जीवन के बहुत महत्वपूर्ण पहलू। जो विज्ञान है, जो ज्ञान है, जो कला है, जो नैतिकता है, धर्म है, ये जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं, क्योंकि विचारों से आप बहुत कुछ सीखते हैं, ज्ञान आपका बढ़ता है, कला आप सीखते हैं, नैतिकता आप सीखते हैं, धार्मिक जीवन की तरफ भी आप आगे बढ़ते हैं। 13वां पॉइंट है हमारा विवेक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि ही सत्य ज्ञान की प्राप्ति करने का अच्छा साधन है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सही ज्ञान, सही बातें समझ आए, तो अपने मस्तिष्क को, अपने आध्यात्मिक, अपने मन की, अपने आत्मा की जो बातें हैं उनको सुनिए और उस पर काम करिए। 14 पॉइंट आपसे यहाँ पर कहता है मनुष्य का विकास उसकी भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों पर निर्भर। मनुष्य का जो डेवलपमेंट है, कि आप चाहते हैं किसी मनुष्य का डेवलपमेंट हो जाए, चीज़ें हो जाएं, तो जो उसकी भौतिक चीज़ें हैं, जो उसमें आध्यात्मिक पावर है, जो शक्तियाँ हैं, उनमें उसको डिपेंड करता है, वो उस पर आगे बढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, तभी वो चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो मैंने आपको टोटल 14 सिद्धांत बताए हैं, 14 पॉइंट्स बताए हैं। ध्यान रखिएगा, ये सिद्धांत आपको कोई 2, कोई 3 आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। तो आपको 2, 3, 4, 5 जो भी याद हो पाए, इतना ध्यान रखिएगा कि अगर यह प्रश्न आपको 2 नंबर वाले में पूछे तो आप 5 पॉइंट राइट करिएगा। अगर यही प्रश्न आपको 1 नंबर वाले में पूछे तो सिर्फ 3 याद रखिएगा और 3 ही राइट करिएगा। इससे ज़्यादा आपको राइट करने की इनमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना आपके लिए इनफ है इसमें करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए फिर ये रही बात सिद्धांत की, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। फटाफट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। आपको इसमें से कोई 2, कोई 4 लिखने को 100% आएगा, इतना ध्यान रखिएगा। कई बार प्रश्न बना हुआ है, इसीलिए मैंने आपके साथ डिस्कस भी कर दिया कि आपको एक आइडिया हो जाए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है आदर्शवाद एवं शिक्षा। ये प्रश्न बनता है आदर्शवाद एवं शिक्षा क्या होती है और इससे आप क्या समझते हैं, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। जैसे कि हमने पूर्व में पढ़ा, बहुत कुछ देखा, तो आदर्शवाद के अनुसार मनुष्य को केवल प्राकृतिक उत्पादन न मानकर सृष्टि की सर्वोत्कृष्ट मानना है। मतलब हम सोचे कि वैसे मनुष्य पैदा हो रहे हैं, लिविंग है और ऐसा चलता कार्यक्रम, ऐसा नहीं। इसको ये मानना है कि बहुत बड़ी रचना है। आदर्शवादियों के लिए प्रकृति वातावरण से अधिक सांस्कृतिक वातावरण, जो आदर्शवादी होते हैं, जो आदर्शवादी के पथ पर चलते हैं, उनका कहना है कि जो प्रकृति का वातावरण या कुछ नहीं, जो सब कुछ बड़ा है वो सांस्कृतिक चीज़ें हैं। मनुष्य वह, क्योंकि वह मनुष्य की अपनी उपलब्धि है। सांस्कृतिक चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि मनुष्य ने उसको बनाया। रिवाज, कल्चर, ये सारी चीज़ तो हम ही लोग फॉलो करते हैं ना। अपनी सांस्कृतिक निधि का आत्मीकरण करके व्यक्ति उसे आगे बढ़ाने में सक्षम बनाता है, फिर उनको फॉलो करता है। जैसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी त्यौहार मनाते आते, पीढ़ी दर पीढ़ी हम अपने से बड़ों का जो है पैर वैर छूते हैं, और भी बहुत सारे से पानी वानी देने का सिस्टम होता है। अभी कुछ दिन पहले चल रहा, नवरात्र से पहले चलता है ना, कि पिता लोग दादाजी लोगों को देते हैं सबको, तो क्या है, सीख रहे हैं, सब करते हैं ना। वैसे गया जाने की परंपरा हमारे हिंदू सनातन धर्म में होती है, ताकि अपने बुजुर्गों को, उनकी आत्मा को शांति मिले, बहुत सारी चीज़ें ऐसा होता है। तो ये क्या है, ये हम चीज़ों को, हम ये जो रिचुअल्स हैं इनको हम खुद ही बनाए, बनाना पहले से होता आ रहा था, कोई बनाया होगा कभी, होते 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 हुए चला आया। तो इस तरीके से इनका ये कहना है कि प्रकृति में जो चीज़ें हैं वो नश्वर है, जो चीज़ें हैं भी जो एग्जिस्ट करती हैं वो सांस्कृतिक चीज़ें हैं, जिनको हमने बनाया और उनको हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस दृष्टि से शिक्षा की एक महत्वपूर्ण भूमिका भी
बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे कहता है, अतः हम ये कह सकते हैं कि आदर्शवाद में शिक्षा मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए न केवल उपयोगी है अपितु अनिवार्य भी। अगर हम ये कहें कि आदर्शवाद के साथ शिक्षा को जोड़कर आप काम को अच्छा कर सकते हो, तो ये नहीं, आप उसको बहुत अच्छा कर सकते हो। आप सिर्फ एक मनुष्य को मनुष्य ही नहीं बना दोगे, आप उसमें अनिवार्यता ला दोगे बहुत सारी चीज़ों की, तो आपको काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है, इनमें कुछ और पॉइंट्स भी हैं, वो ध्यान रखना। तो प्लेटो साहब ने शिक्षा और आदर्शवाद पे कुछ अपनी बात को रखा। इन्होंने बोला कि शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है जिससे वो योग्य बने। अगर हम आदर्शवाद को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि अपने मन को सर्वोपरि मान रहे हैं, आदर्शवाद इज इक्वल से कोई पूछा आदर्शवाद क्या है, तो मन का ज्ञान, मन पे प्रबलता, आत्मा का ज्ञान, आत्मा ही सर्वोपरि, मन आत्मा, मन आत्मा, यही चीज़ आदर्शवाद के बराबर है। उसके बाद इन्होंने बोला कि अगर हम शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को ही पूर्णता प्रदान करना ही नहीं, मतलब ये है कि हम उसको इस तरीके से शिक्षा को दें, सिखाएं, जिससे वो एक योग्य बन सके, वो किसी काबिल बन सके, चीज़ों को सीख सके। नेक्स्ट पॉइंट है महात्मा गांधी के अनुसार, इन्होंने कहा कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, उसका मन, उसकी आत्मा के सर्वांगीण विकास से है। इन्होंने बोला कि शिक्षा अगर किसी को दी जा रही है वह शिक्षित है, तो मेरा मतलब ये है कि उसका शरीर स्वस्थ हो, उसका मन स्वस्थ हो, उसकी आत्मा स्वस्थ हो, उसका होल डेवलपमेंट हो, हर फैक्टर में उसकी डेवलपमेंट और ग्रोथ हो, वो आगे बढ़ पाए। तो 2 पॉइंट यहाँ बेसिक और बहुत ही क्लियर है। नेक्स्ट बनते हैं शंकराचार्य के अनुसार, यहाँ पर साविद्या या विमुक्ति। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार पेपर पूछा गया है कि यह कथन किसका है। ठीक है, वेस्टोलॉजी के अनुसार है मनुष्य की स्वाभाविक शक्तियों पर, यहाँ पर है पार किस्तक, शक्तियों का पार कष्टक है, सर्वांगीण विकास और प्रगतिशील विकास की शिक्षा। इनका ये मतलब, इनका कहना है, पेस्टोलॉजी ने ये बात बोली हुई है कि मनुष्य की जो स्वाभाविक शक्तियाँ हैं, जो एक बाय डिफ़ॉल्ट कह सकते हैं या मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं चीज़ें, हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सेम क्वालिटीज़ होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप में भी सेम होंगी, मेरे में भी सेम होंगे। तो उस तरीके से हमें चीज़ों में जब पढ़ते हैं तो हमारा होल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। एडिसन ने भी कुछ कहा है, उनके बारे में है, शिक्षा जब किसी श्रेष्ठ पुरुष के मस्तिष्क पर प्रभाव डालती, कोई बड़ा इंसान है या कोई किसका मस्तिष्क जो श्रेष्ठ है, बलवान है, बुद्धिवेगशील है, तो वो प्रभाव डालती है और उसके सप्त गुणों पर बाहर प्रकट होते हैं। अगर कोई से होता है ना कि सब कुछ अच्छा है, उसको थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाती है, चीज़ें मिल जाती है, तो उससे काफ़ी उसका डेवलपमेंट होता है और बाहर दिखता भी है। तो वो बात शिक्षा से ही आती है। हर्बर्ट ने एक बात बोली है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सद्गुणों की प्राप्ति होती है। हर्बर्ट साहब ने यह बातें बोली हैं कि शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है, वो एक ऐसी सीढ़ी है, एक ऐसी रस्सी है जिसको आप पकड़ के सद्गुणों को प्राप्त कर सकते हो। बहुत सारी क्वालिटी, बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे सेक्टर्स में आप ग्रोथ कर सकते हो और अपना होल डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा कर सकते हो। तो ये चीज़ें आदर्शवाद के साथ इसीलिए जोड़ी गई कि आदर्शवाद में मन और आत्मा प्रबल तो है, ये पड़ी है, लेकिन अगर उसके साथ शिक्षा जुड़ जाती है तो वो काम शायद काफ़ी आसान बन जाएगा और काफ़ी ईजी भी बनेगा, जिस तरीके से हम कार्य कर सकते हैं। बात समझ में आई? यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों को डिस्कस करते हैं ताकि समझ में आए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को इस तरह से अलग अलग टॉपिक से मिलेगा। एक क्वेश्चन और है, एक बड़ा टॉपिक भी, इससे भी प्रश्न आता है, आदर्शवाद और शिक्षा के उद्देश्य बताइए। आदर्शवाद और शिक्षा के कोई 2 उद्देश्य बताइए, कोई 3 उद्देश्य बताइए। इस तरीके से कई सारे डिफरेंट क्वेश्चन आपको बनेंगे। तो आदर्शवाद के उद्देश्य और ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। सबसे पहला उद्देश्य क्या है? आत्मानुभूति का उद्देश्य, मतलब आत्मा के लिए जो भी चीज़ें आत्मा मान रही है या आत्मा के लिए जो भी चीज़ें होनी चाहिए उनको ध्यान में रखना। आत्मानुभूति का उद्देश्य का मतलब ये होता है कि आत्मा का ज्ञान हो। क्या हो? आत्मा का ज्ञान हो। शिक्षा के उद्देश्य को प्रत्येक व्यक्ति में जो सही शिक्षा के माध्यम से सामाजिक गुणों का विकास करना। पहला, आध्यात्मिक चेतना के विकास का उद्देश्य, इसका मतलब क्या होता है? टू इंश्योर द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। मतलब आदर्शवाद के अनुसार अगर हम बात कर रहे हैं तो शिक्षा के उद्देश्य बालकों का आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ा करना, आध्यात्मिक की तरफ जाना। शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को अध्यात्म के रूप से विकसित करें, उनको शिक्षा दें, उनको बताएं। तीसरा है नैतिक व चारित्रिक विकास का उद्देश्य। अब नैतिक तरीके से भी बच्चों को सिखाएं। टीचर को चाहिए कि जब क्लास चल रही है और वो पढ़ाई लिखाई के रास्ते पे है तो उनको बताएं कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, निर्णय कैसे लेना है, क्या सही काम है, क्या गलत काम है, इनकी जानकारी उनको देना। शारीरिक और मानसिक विकास का उद्देश्य, जिसमें आपको ऐसे उद्देश्य को ध्यान रखना है जिससे बच्चे का शरीर बड़ा हो, बच्चे का मन बड़ा हो, उसका डेवलपमेंट हो।
5वां पॉइंट है सांस्कृतिक की रक्षा करना, संस्कृति की रक्षा करना विकास का हस्तांतरण का उद्देश्य। मतलब ये है कि जो आपके कल्चर हैं उनको आपके वो समाप्त ना होने, ऐसी शिक्षा आप दो क्योंकि आने वाले समय में जैसे साइंस जुड़ रहा है, विज्ञान जुड़ रहा है, साहित्य जुड़ रहा है, ऐसे आप धर्म और नैतिकता के कला वाले चैप्टर्स को भी डालो ताकि ये चीज़ें खत्म ना होती जाएँ। श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करना, एक अच्छे नागरिक का निर्माण को ऐसे पढ़ाओ, ऐसे शिक्षा दो, ऐसे चीज़ों को बताओ जिससे जो डेवलपमेंट हो वो एक अच्छे नागरिक के रूप में हो। बुद्धि और विवेक शक्ति में वृद्धि का उद्देश्य, जो बुद्धि है, जो आपकी पावर थिंकिंग की सोच है उसमें डेवलपमेंट हो, इस तरीके से बच्चों को सिखाना चाहिए। मनुष्य को मनुष्य बनाना आदर्शवाद का उद्देश्य होता है। मनुष्य है, मनुष्य को मनुष्य बनाना आदर्शवाद का उद्देश्य होता है। टू मेक मैन अ मैन, पवित्र जीवन की प्राप्ति का भी उद्देश्य उनको दिखाना सिखाना ताकि वो ढंग से रहें, सीखें, समझें। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने को आएंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये लिखने को आता है कि आपको आदर्शवाद और शिक्षा के कोई 2 उद्देश्य लिखनी है, कोई 2 भी उद्देश्य आपको लिखनी है। आपको मालूम है ये जो आदर्शवाद और शिक्षण है ना, इसमें शिक्षण विधियाँ भी होती है। शिक्षण विधि क्या होती है? वो विधि होती है जो पढ़ाने का रास्ता होता है। जैसे हम इन सब चीज़ों में आदर्शवाद में ज़रूरी नहीं है कि आपको अलग अलग तरह, हम इसको संवाद कर सकते हैं, हम बच्चों से डिबेट कर सकते हैं। आप बच्चों से डिबेट करिए, बच्चे आपको बोलते हुए दिखेंगे, तो संवाद विधि की तरह इनकी एक विधि हो जाती है। दूसरी विधि की बात करते हैं तो हम इनको तर्क की विधि भी इनके कैम लगाते हैं। और एक विधि की बात कर लें तो व्याख्या भी खूब करते हैं, वो भी उधर से भी होती है, दोनों पक्षों से बराबर व्याख्या होती है। हम इनको प्रयोग करने का भी काफ़ी रास्ता बताते हैं, प्रयोग विधि होती है, खेल विधि भी होती है, प्रश्नोत्तर विधि भी होती है। जो सुकरात की विधि है वो प्रश्नोत्तर विधि है। उसके बाद ये अभ्यास विधि भी करते हैं, ये तर्क अनुकरण विधि भी करते हैं, आगमन निगमन विधि को भी फॉलो करते हैं। मतलब इन चीज़ों को सिखाने को लेकर अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ये भी एक टॉपिक ये भी इसमें रहता है, कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है कि आदर्शवाद और शिक्षक का एक मतलब क्या रूप देखने को मिला है। तो शिक्षक को ईश्वर का प्रतिरूप होना चाहिए। अगर बात करते हैं आदर्शवाद के साथ साथ तो ये कहा जाता है कि जो टीचर है ना उसको ईश्वर का प्रतिरूप होना चाहिए। शिक्षक को विषय का अच्छा ज्ञात होना चाहिए, जो सब्जेक्ट है उसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए टीचर को, ताकि वो बच्चों को हर चीज़ बढ़िया तरीके से सिखा सके। टीचर जो है वो प्रभावशाली व्यक्तित्व के, काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी के हों, ठीक है, बच्चों को इंगेज कर पाएँ, अपनी बातों को कन्वे कर पाएँ, और उनकी शैली, उनकी जीवन शैली ऐसी अच्छी हो जिसको बच्चे भी देखकर फॉलो करें, सीखें, समझें, सही रास्ते पर जाएँ। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें होनी चाहिए। तो शिक्षक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें विद्यार्थी का भी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कोई प्रश्न बनता है। तो विद्यार्थी का दायित्व जैसे क्या है, तो वो मतलब इसको हम जब आदर्शवाद में विद्यार्थी को पढ़ाते हैं तो उद्देश्य ये रखते हैं कि उनको निर्णय लेने में समर्थ बनाएं, इतना काबिल बना दें कि वो खुद निर्णय ले पाएँ, उनको न्याय बताएं, उनको मूल्यों को बताएं, मूल्य बताएं क्या होते हैं, वो विनयशीलता उनके अंदर ले आएँ, ऐसे बहुत चरित्र उनका अच्छा हो, विश्वास सीखना बताएं कैसे करना, तब की जो सोचने की शक्ति है, संकल्प लेना सिखाएं। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसमें हम फॉलो करते हैं और आदर्शवाद के साथ साथ हम उसको आगे बढ़ाते हैं और सिखाते हैं। तो फ्रेंड्स प्रश्न तो बनेंगे, ठीक है। तो आपका आदर्शवाद का जो टॉपिक है वो होगा अब ख़त्म, क्योंकि इसमें जितनी चीज़ें थी आदर्शवाद को मैंने बता दी। ये ध्यान रखना है कि आदर्शवाद अमूर्त है। आदर्शवाद मैं लिख देती हूँ, ध्यान रखना, आदर्शवाद क्या है? आदर्शवाद अमूर्त है, जो दिखता नहीं है, सिर्फ मन ही मन में माना जाता है। आदर्शवाद का मतलब क्या है? मन का ज्ञान। मैं लिख देती हूँ, ध्यान से रखना, आदर्शवाद का मतलब क्या है? मन का ज्ञान। आदर्शवाद का मतलब है आत्मा का ज्ञान। आत्मा सर्वोपरि, मन सर्वोपरि, जो कुछ भी है सब नश्वर है, मन के द्वारा जो भी चीज़ें हैं वही आपकी हैं और इसी पे हमें काम करना चाहिए। तो ये आपके आदर्शवादी विचारधारा की बातें हैं जो मैंने आपको बताई, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का आदर्शवाद का टॉपिक होता है ओवर। आदर्शवाद में इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं जानना है, इनके क्वेश्चंस करवा दूंगी तो ये आपको और इजी से आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास जब आपकी होगी तो उसे प्रकृतिवाद के बारे में हम बताएंगे। आज मैंने आप सभी को लाइक करने को बिल्कुल नहीं बोला, पूरी क्लास को पढ़ाया। 32 मिनट की 23 मिनट की क्लास हो रही है। क्लास पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। जाते जाते एक कमेंट और एक लाइक ज़रूर करते हुए जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए ताकि आपकी कोई क्लास मिस ना हो, कोई प्रॉब्लम है तो आपको हेल्प ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक। कल मिलेंगे अपने टाइम पर।